मैं अनिल कुमार स्वागत करता हूं अपने यूट्यूब चैनल स्टडी विथ अनिल में। आज हम लोग अध्ययन करेंगे बिहार बोर्ड के अंतर्गत क्लास 10th का थर्ड लेसन यानी हिंद चीन में राष्ट्रवादी आंदोलन। आपको पता होगा कि हिंद चीन में राष्ट्रवादी आंदोलन का पार्ट 1 वीडियो हम प्रदान कर चुके हैं। अगर आप उस वीडियो को नहीं देखे हैं तो डिस्क्रिप्शन में उसका लिंक दिया गया है, आप वहां से देख सकते हैं। क्योंकि उस वीडियो को आप नहीं देख पाए हैं तो आप इसको समझने में आपको दिक्कत हो सकती है, क्योंकि उसमें आपको हम बेसिकली जो है हिंद चीन का मतलब और साथ साथ जो है किस प्रकार से राष्ट्रवादी आंदोलन को एक प्रवृत्ति को बढ़ावा देने में योगदान हुआ है उसके बारे में हम लोग देखे हैं। आज हम इस वीडियो में बात करने वाले हैं हिंद चीन में राष्ट्रीयता का विकास। यानी कि हिंद चीन में आपको पता है कि हिंद चीन का मतलब जो है वर्तमान के उन 3 राष्ट्रों से है जिसमें लाओस, वियतनाम और कंबोडिया जो है शामिल है। तो कैसे जो है वहां राष्ट्रीयता का विकास हुआ इसके बारे में हम लोग जानेंगे। देखिए, राष्ट्रीयता के विकास की अगर बात आती है तो आपको पता होगा कि राष्ट्रीयता विकास का मतलब होता है कि अपने देश के प्रति प्रेम, दायित्व और स्नेह की भावनाओं को इस प्रकार से व्यक्त करना कि सिर्फ और सिर्फ अपने देश के प्रति कार्यों को क्रियान्वित कर सके। अब यहाँ एक बात है कि प्रारंभिक शोषण जो है, यानी कि होता है क्या कि बहुत सारे जो उपनिवेशक देश है वो प्रारंभिक शोषण जो है व्यापारिक नगरों यानी व्यापारिक और नगरों के साथ साथ जो है बंदरगाहों पर किया जाता है। यानी कि जो उपनिवेशक जो होते हैं यानी जो उपनिवेशवाद की प्रवृत्ति को अपनाए होते हैं, जैसे कि आपको पता होगा पिछले वीडियो में हम बता चुके हैं कि मुख्य रूप से जो उपनिवेश के रूप में 2 देश शामिल थे, जैसे पुर्तगाल थे, फिर आपके फ्रांसीसी भी थे, डच, स्पेनिश, इंग्लैंड के यानी अंग्रेज भी शामिल थे। लेकिन आपको पता होगा कि इन सभी में से सबसे अधिक दिनों तक जो है अपने शासन व्यवस्थाओं को संभाल कर रखने में सिर्फ और सिर्फ फ्रांसीसी ही शामिल थे। तो उन लोगों के द्वारा क्या किया गया कि इसमें प्रारंभिक शोषण के अंतर्गत पहले व्यापारिक प्रक्रिया को अपनाया गया, फिर नगरों को अपनाया गया और इसके बाद बंदरगाहों पर, और इसके बाद देखा गया कि जो ग्रामीण इलाका वाला जो क्षेत्र है उस पर इन लोगों के द्वारा जो है आधिपत्य स्थापित किया गया था। फिर क्या होता है आगे कि एक व्यवस्था इन लोगों के द्वारा लगाई जाती है और उस व्यवस्था का नाम दिया जाता है एक तरफा अनुबंध व्यवस्था। ये कौन सी व्यवस्था है? यहां से 2 नंबर का प्रश्न जो है बिहार बोर्ड में आया है। देखिए, हम आपको बता देते हैं कि हम उन फैक्ट को बता रहे हैं जहां से सीधे बोर्ड के एग्जाम में आएगा, और निश्चित रूप से ये प्रश्न का जितना भी टाइप आपको देंगे वो निश्चित रूप से वहीं से प्रश्न पूछे जाते हैं। इसलिए इस चीज को समझ लीजिए, और हम ऑब्जेक्टिव देते हैं तो वहां से आपको भी क्लियर हो जाएगा, ऑब्जेक्टिव साथ साथ सब्जेक्टिव दोनों भी। तो देखिए, एक तरफा अनुबंध व्यवस्था क्या है? यह एक तरह की बंधुआ मजदूरी है। बंधुआ मजदूरी का मतलब होता है कि किसी भी मालिक से अगर आप ऋण लिए हैं और ऋण के बदले आप काम कर रहे हैं तो जब तक आप ऋण नहीं चुकता कर सकते हैं तब तक जो है उस पर आप काम करेंगे, यानी उस मालिक के पास। तो वैसे ये था कि एक तरह से बंधुआ मजदूरी था, यानी कि बंधुआ मजदूरी के रूप में थी, और मजदूरों को कोई अधिकार नहीं दिया गया था, जबकि मालिक को असीमित अधिकार प्राप्त था। यानी कह सकते हैं कि मालिक जो था उसके पास अधिकारों की कमी नहीं थी, काफी था, लेकिन मजदूरों को कोई अधिकार ज्यादा नहीं दिया गया था। ये एक तरह से बताया गया है। अब आपको बता दें कि जो फ्रांसीसी जो शोषण करते थे, वो फ्रांसीसियों के द्वारा जो शोषण किया जाता था वो 3 महत्वपूर्ण मुद्दों पर किया जाता था। एक तो पहला कृषि के क्षेत्र पर। आपको बता दें कि कृषि में क्या किया गया था कि खुद फ्रांसीसियों ने जो खासतौर पर जो हिंद चीन में कृषक थे उनके द्वारा जो क्रियान्वित किया जा रहा था, खेत में काम किया जा रहा था, उसको हटाकर अपने द्वारा क्या किया जाता है कि यहाँ पर अपने अनुसार जो है फसलों की उगाई की जाती थी, और इस तरह कृषि भी प्रभावित हुई। इसके साथ साथ जो है खनिज संपदा यानी जो खनिज संपदा था उसको भी जो है लूट, और साथ साथ जो है उसको अपने देश यानी कि कुछ जो महत्वपूर्ण जो हीरे जवाहरात वगैरह थे तो उसको लूटकर अपने देश भी ले गए थे। और दूसरी बात आपको बता दे कि यहाँ जो शिक्षा आप देख रहे हैं 3रे नंबर पर, तो शिक्षा को भी प्रभावित किया गया था। शिक्षा को प्रभावित इस रूप में किया गया था कि जब भी एग्जाम वगैरह जब होता था स्कूलों में, जो वार्षिकी हो या 6 मंथ के बाद जो होता था, उसमें क्या किया जाता था कि अधिकांश बच्चों से फ्रेंच में जो है एग्जाम ले लिया जाता था, जबकि वहां के स्थानीय जो यानी हिंद चीन के जो बच्चे होते हैं उनको तो सिर्फ और सिर्फ चीनी और खासतौर पर जो हिंद से कुछ रिलेटेड जो भाषा जैसे संस्कृत वगैरह भी जानते थे, तो उन लोग को उस भाषा का ज्ञान नहीं होता है, फ्रांस का यानी फ्रेंच भाषा का, तो इस वजह से वहां दिक्कत होती है वहां पर। और इसके बाद क्या होता है कि काफी दिक्कतों का एक स्थिति देखी गई, और इन दिक्कतों में होकर, इन दिक्कतों से निकलकर जो है कुछ राष्ट्रवादी नेताओं का भी योगदान था। उसके बारे में भी हम चर्चा करेंगे, लेकिन पहले एक चीज ध्यान रखिए
कि हिंद चीन में बसने वाले जो फ्रांसीसी थे उसे कोलोन कहते हैं। ये प्रश्न ऑब्जेक्टिव में आया है विद्यार्थी। हिंद चीन में जो बसने वाले फ्रांसीसी से उनको कोलोन बोला जाता था, जो फ्रेंच से जिनके द्वारा शोषण होता था। यानी हम कह सकते हैं कि कोलोन जो कि हिंद चीन में बसने वाले फ्रांसीसी उनके द्वारा जो है शोषण की प्रक्रियाओं को शामिल किया जाता था। अब आपको बात करेंगे कि 20वीं शताब्दी में राष्ट्रीयता का प्रसार कैसे हुआ, यानी राष्ट्रीयता को बढ़ावा देने में कुछ अलग अलग नेताओं का योगदान था। उसमें से कौन कौन नेताओं ने अपना अहम योगदान दिया उसके बारे में बताएंगे आपको। तो देखिए, एक बार क्या हुआ कि 1903 में पहली बार एक व्यक्ति है जिनका नाम है फान बोईचाओ। अब आपको नाम तो बहुत टेढ़ा लगेगा, हम जानते हैं कि यहाँ पर कहेंगे कि ये कौन सा नाम है, लेकिन आपको बताते हैं विद्यार्थी, जब इसको आप कहानी के रूप में सेट करते हैं तो वहां से आपको नाम आसानी से जो है याद हो जाएंगे। देखिए, फान बोईचाओ, आपको ये चीजें याद रखना, एक बार में दिमाग में बैठा लीजिए कि फान बोईचाओ, फान बोईचाओ, फान बोईचाओ। यानी फान बोईचाओ नाम के एक व्यक्ति थे, उनके द्वारा क्या किया जाता है कि एक संस्था की स्थापना की जाती है जिसका नाम है दुई तन होई। देखिए, ये भाषा जो हम लोग प्रयोग कर रहे हैं वो मुख्य रूप से वियतनामी भाषा के अंतर्गत है। तो जो वहां के लोग हैं वो समझ पाएंगे, लेकिन हम लोग नहीं समझ पा रहे हैं। लेकिन आपको याद रखना ये कि फान बोईचाओ जो है एक जो है, यहां आपको याद रखना है कि फान बोईचाओ जो है एक मुख्य रूप से बेहतर नेता के रूप में था, और उनके द्वारा क्या किया गया कि दुई तन हुई नामक जो है संगठन बनाया गया, और ये राष्ट्रवादी नेताओं में शामिल थे। अब दुई तन हुई नामक संस्था की स्थापना तो की गई है, लेकिन आपको बता दें कि एक पुस्तक भी लिखे थे जिसका नाम है द हिस्ट्री ऑफ द लॉस ऑफ वियतनाम। ये प्रश्न इतना इंपॉर्टेंट है कि कई बार एग्जाम में पूछा गया, प्रश्न कई बार पूछा है कि द हिस्ट्री ऑफ द लॉस ऑफ वियतनाम के लेखक कौन है। तो आपको याद रखना है फान बोईचाओ। क्या नाम है? फान बोईचाओ, द हिस्ट्री ऑफ द लॉस ऑफ वियतनाम। तो उसके लिए किए थे ये काम, और ये लेखक के रूप में यहां तक काम किए। जब ये पुस्तक लिखे तो राष्ट्रीयता का और तेजी से जो है प्रसार हुआ। दूसरे राष्ट्रवादी नेताओं की हम बात करें तो फान चुत्रिन थे। देखिए नाम उसमें फान बोईचाओ, फान चुत्रिन, फान बोईचाओ और फान चुत्रिन। तो फान चुत्रिन थे, और जिनका भी राष्ट्रीयता में काफी योगदान था। इन्होंने भी काफी योगदान जो है अपना एक तरह से निभाए थे, काफी इनका योगदान था। अब हम यहाँ पर तीसरे ऐसे नेता के बारे में बात करने वाले हैं जो सिर्फ अपने लेखन और विभिन्न प्रकार की प्रवृत्तियों के माध्यम से नहीं बढ़ावा दिए, बल्कि खुद क्रांतिकारी आंदोलन को भी जो है अग्रसर करने में इनका काफी योगदान था। तो हम बात करने वाले यहां से हो ची मिन्ह के बारे में। देखिए, हो ची मिन्ह, इनका दूसरा नाम न्यूगन आई कोक है। न्यूगन आई कोक। देखिए, पहले नेता कौन थे बताइए अभी? तो पहले नेता क्या हम बात करने वाले हैं हो ची मिन्ह के बारे में। हो ची मिन्ह का दूसरा नाम न्यूगन आई कोक है। हो ची मिन्ह का दूसरा नाम क्या है? न्यूगन आई कोक है। आपको बता दें कि हो ची मिन्ह मुख्य रूप से वियतनाम के रहने वाले थे, लेकिन हो ची मिन्ह जो वियतनाम से बिलोंग करते थे वो कहाँ चले गए थे कि पेरिस में अपनी शिक्षा ग्रहण करने के लिए चले गए थे। क्योंकि जब फ्रांसीसी आए थे तो शिक्षा के लिए जो है ग्रहण करने के लिए वहां लेकर चले गए, लेकिन इनके मस्तिष्क में जो है पहले से ही राष्ट्रीयता की विचारधाराएं थी। जब वो अपने यानी वियतनाम में जब पढ़ते थे तो उस समय इनकी प्रक्रियाओं में देखा गया था काफी बदलाव था। वर्ष 1917 में क्या होता है कि पेरिस में साम्यवादियों का एक नया गुट बनाते हैं। और सोच लीजिए, पेरिस में खुद यानी कि फ्रांसीसियों के घरों में जाकर जो है वहां पर क्या करते हैं कि एक साम्यवादी का गुट बनाते हैं। साम्यवादी आपको पता है कि किसान और श्रमिक से, इन्हीं दो को जो है विशेष छूट दिया गया था, उसके लिए यहाँ कहा जा रहा है। तो साम्यवादियों का एक गुट बनाते हैं, और गुट बनाने के बाद में आगे की शिक्षा प्राप्त करने के लिए मास्को चले जाते हैं। देखिए, मास्को रूस की राजधानी मास्को है, तो ये मास्को चले जाते हैं और साम्यवाद से प्रेरित होकर 1925 में क्या करते हैं कि वियतनामी क्रांतिकारी दल का गठन करते हैं। और आप देख सकते हैं 1925 में वियतनामी क्रांतिकारी दल का गठन करते हैं, और 1930 में वियतनाम कांग सांग देंग यानी एक संगठन है। देखिए, ये वहां की भाषा है तो दिक्कत हो रही है, लेकिन आपको बता दें इसका अर्थ हुआ यानी अर्थात वियतनाम कम्युनिस्ट पार्टी। अब प्रश्न ऐसे भी आ सकते हैं ऑब्जेक्टिव के तौर पर कि वियतनाम कम्युनिस्ट पार्टी को हम लोग वियतनाम में किस नाम से जानते हैं। तो आपको ये चीजें याद रखना है कि वियतनाम कांग सान देंग के रूप में जाना जाता है।
तो इस प्रकार से जो है एक पार्टी की स्थापना करते हैं और जो कि एक तरह से उग्र राष्ट्रवादियों को बढ़ावा देने में अहम भूमिका जो है निभाता है या अहम योगदान देता है। तो यहां से हम कह सकते हैं कि सबसे ज्यादा अगर योगदान देखा जाए राष्ट्रवादी प्रवृत्तियों को बढ़ाने में तो वो थे आपके हो ची मिन्ह। हो ची मिन्ह का दूसरा नाम क्या है? न्यू नाइको की कई बार प्रश्न आया है, तो यहां से आपको याद रखना। अब यहां हम लोग अगले पॉइंट की तरफ बढ़ेंगे और अगला पॉइंट है द्वितीय विश्व युद्ध और वियतनामी स्वतंत्रता। आपको पता होगा कि द्वितीय विश्व युद्ध 1939 से लेकर 45 के बीच हुआ था और उसके बाद कई देश आजाद हुए थे। सिर्फ वियतनामी स्वतंत्रता नहीं बल्कि भारत खुद जो है उसी का परिणति था जिसके बाद आजाद हुआ था। तो देखिए आगे जानते हैं क्या हुआ। देखिए होता है क्या कि जून 1940 में फ्रांस जर्मनी से पराजित हो गए। यानी कि जून 1940 में क्या होता है कि फ्रांस जो है जर्मनी से पराजित हो जाता है। एक संधि द्वारा जापान हिंद चीन पर अपना प्रभुत्व स्थापित कर लेता है। यानी कि अब क्या होता है कि जर्मनी खुद जापान से संधि कर लेता है और संधि करने के फलस्वरूप क्या होता है कि वो खुद जो है हिंद चीन पर अपना प्रभुत्व स्थापित कर लेता है। कौन? जापान। अब सोचिए फ्रांस था, फ्रांस के बाद कौन आ गया? जापान आ गया। हिंद चीन में आपको पता है जैसे ही आता है हिंद चीन में तो जिसके परिणाम स्वरूप वियतमिन्ह यानी कि वियतनाम स्वतंत्रता लीग, यानी देखिए एक शब्द है वियतमिन्ह जो कि वियतनामी भाषा के अंतर्गत, तो वियतनाम स्वतंत्रता लीग के द्वारा क्या होता है कि छापामार युद्ध किया जाता है। और छापामार युद्ध को हम लोग गुरिल्ला युद्ध के नाम से भी जानते हैं। अब कहिएगा कि सर ये छापामार युद्ध क्या है? अब यहाँ हम लोग जानेंगे कि गुरिल्ला युद्ध क्या है। तो देखिए हम यहाँ आपको बता दें कि मान लीजिए कि ये सैनिक है, एक तरफ ये सैनिक है और एक तरफ जो है कुछ ये सैनिक आपको दिखा रहा है। आप देख सकते हैं कि ये दो सैनिक, एक तरफ ये सैनिक है, एक सैनिकों का गुट और एक सैनिक ये गुट है। होता है क्या कि ये जैसे मान लीजिए कि ए सैनिक है और ये बी सैनिक है, तो बी सैनिक क्या करता है कि कुछ सैनिकों को इधर से यानी कि छिप कर वार करने के लिए भेज देता है। और जब इधर से ये छिप कर वार करते हैं, इधर से सामने से युद्ध होता है और ये इधर से सफाया करते आते हैं सैनिकों को, तो क्या होता है कि ये छिप कर वार करने की जो प्रक्रिया है उसी को छापामार युद्ध के नाम से जानते हैं। इसे गुरिल्ला युद्ध के नाम से भी हम लोग जानते हैं और ये वियतमिन्ह के द्वारा जो है ये प्रक्रिया अपनाई गई थी। किसके प्रति? तो ये ध्यान रखिए कि जापान के प्रति अपनाई गई थी। ठीक है, तो यहां तक चीजें आ गई। अब यह होता है क्या कि 1944 में क्या होता है कि फ्रांस जर्मनी के आधिपत्य से निकल गया। यानी कि फ्रांस जो है जर्मनी के आधिपत्य से निकल गया और जापान पर परमाणु आक्रमण के पश्चात जो है जापान खुद जो है आत्मसमर्पण कर लेता है। यानी आपको बता दें कि क्या होता है कि जापान खुद अमेरिका पर आक्रमण करता है, जो अमेरिका का वर्ल्ड ट्रेड सेंटर था वहां पर आक्रमण करता है और जैसे ही वहां आक्रमण करता है तो वहां पर बहुत सारे जो है क्षतिग्रस्त होता है अमेरिका को। और यही वजह था कि वो अमेरिका खुद जो है द्वितीय विश्व युद्ध में शामिल होता है और द्वितीय विश्व युद्ध में जैसे शामिल होता है तो अपनी प्रवृत्ति को एक अलग रूप दिखाता है। अब यहाँ आपको बता दें कि जापान की परमाणु यानी जापान की परमाणु जो आक्रामक जो स्थिति थी उसके बाद उसके पश्चात देखा गया कि जापान खुद आत्मसमर्पण कर लेता है, वो भी हट जाता है। और इसके बाद क्या होता है आगे देखते हैं। 25 सितंबर 1975 को क्या होता है कि वियतनाम की स्वतंत्रता सरकार का जो है प्रधान हो ची मिन्ह, यानी सरकार का एक प्रधान आपको बता दें पहले भी कि हो ची मिन्ह थे और हो ची मिन्ह के द्वारा जो है कर दिया जाता है। यानी कि 25 सितंबर 1975 को जो है वियतनाम की स्वतंत्रता होती है। प्रश्न कई बार ऑब्जेक्टिव के रूप में प्रश्न आया हुआ है। और उसके बाद क्या होता है कि खुद जो है एक अलग संगठन की स्थापना कर दी जाती है और उसके जो नेता बनाए जाते हैं वो जो है कौन होते हैं? हो ची मिन्ह होते हैं। और नाम का शासक जो वाओदाई था, देखिए प्रश्न कई बार आया है एग्जाम में। और नाम का शासक कौन था? तो वाओदाई था। आपको चीजें याद रखना है। और ये जो वाओदाई था, वाओदाई भी क्या करता है कि जो नाम का शासक था, चूंकि नाम आपको बता दे कि जो क्षेत्र था वियतनाम का था और उस पर जो है फ्रांसीसियों ने क्या किया था, दबदबा के साथ उसको बनाया था शासक। तो वो क्या करता है कि 25 अगस्त 1945 को गद्दी त्याग देता है और त्यागने के पश्चात क्या होता है कि वियतनाम में गणराज्य की स्थापना भी होती है। यानी यही वजह होता है कि वियतनाम में खुद जो है गणराज्य की स्थापना भी होती है। तो यहां से हम लोग वियतनाम की कहानी देख लिया और इसके बाद किस प्रकार से जो है फ्रांसीसियों ने अपना दबदबा स्थापित किया।
अब देखिए यहाँ हीरो के रूप में जो है कौन रहता है, तो अमेरिका रहता है। अब धीरे धीरे देखिए ये कहीं उपनिवेश के रूप में नहीं स्थापित होता है, फिर क्या होता है कि अमेरिका का इसमें वर्चस्व होता है। तो अब यहाँ हम लोग जानेंगे कि हिंद चीन में फिर अमेरिका आता है। सोचिए फ्रांस भी चला गया, फ्रांस कुछ ही क्षेत्रों पर कब्जा किया था, इसके बाद जापान भी हट गया। अब कौन आता है, तो आपका अमेरिका आता है। अमेरिका क्या करता है इसके बारे में हम लोग चर्चा करेंगे। देखिए अमेरिका जब आता है तो अमेरिका भी अपनी रणनीतियों को अपनाना चालू करता है। अमेरिका तंग करना चालू करता है, वियतनाम के क्षेत्रों में काफी दिक्कतों का उत्पन्न करता है, यानी कई जगह जो है संघर्ष की भावना देखने को मिलती है। इसी बीच क्या होता है कि इसको रोकने के लिए, इस प्रवृत्ति को शांत करने के लिए एक जेनेवा समझौता होता है। जेनेवा समझौता, आपको पता होगा कि स्विट्जरलैंड का एक सिटी है, शहर है जेनेवा, और उस जेनेवा में जो है कई संगठन वहां है, आपको ये चीजें याद रखना है। लेकिन उसी जेनेवा में एक समझौता होता है मई 1954 को, और इस समझौता के पश्चात क्या होता है कि वियतनाम को दो भागों में बांट दिया जाता है। अब देखिए इस समझौता में क्या होता है कि वियतनाम जो था, हम लोग देखे है ना ऐसे कि ऐसे इसका मैप अगर लेते हैं ऐसे, तो ये वियतनाम का है। तो ये जो वियतनाम था उसे दो भागों में बांट देता है। एक जो भाग हो जाता है, आप देख सकते हैं यहाँ पर उत्तरी वियतनाम में हो ची मिन्ह की सरकार बनती है। हो ची मिन्ह जो कि राष्ट्रीय प्रवृत्ति का था, और वहां हो ची मिन्ह की सरकार बनती है, और वहां पर क्या होता है कि साम्यवादी विचारधाराओं को जागृत किया जाता है। जबकि दक्षिणी वियतनाम में क्या होता है कि वहां पर अमेरिका के द्वारा जो है पूंजीवादी प्रवृत्ति, यानी पूंजीवादी जो इस प्रवृत्ति है उसको अपनाया जाता है। अब सोच सकते हैं यहाँ पर कि अमेरिका की रणनीति ही थी जो कि एक प्रवृत्ति को जागृत किया, ठीक है। तो यहां तक हम लोग देख सकते हैं कि उसकी वर्चस्व स्थापित करता है, यानी उत्तरी वियतनाम में हो ची मिन्ह के द्वारा साम्यवादी, आप देख सकते हैं, तथा दक्षिणी वियतनाम में अमेरिका का वर्चस्व स्थापित होता है। और ये एक तरह से जो है हम लोग कह सकते हैं कि पूंजीवादी के रूप में जो है स्थापित होता है। अब यहां तक क्या होता है कि इस प्रवृत्ति को आगे जैसे बढ़ते हैं तो काफी दिक्कतों का सामना पड़ता है। यहाँ उत्तरी वियतनाम के जो लोग थे वो भी इससे हमेशा संघर्ष होता रहता था, और दक्षिणी वियतनाम के लोग भी करते थे, तो दिक्कतें काफी बन चुकी थी सामने। अब यहाँ पर एक आंदोलन को अंजाम भी दिया गया था, जो कि एग्जाम में कई बार ये लघु उत्तरीय प्रश्न के रूप में आया है। पूछा है प्रश्न, हुआ आंदोलन से आप क्या समझते हैं। तो हम आपको बता दें कि हम सिर्फ और सिर्फ बोर्ड में अच्छा नंबर लाने के लिए सिर्फ हम ये चीजें मेन पॉइंट को आपको चर्चा में ला रहे हैं, और यहाँ आपको समझना है हुआ आंदोलन। देखिए प्रश्न एग्जाम में आता है हुआ आंदोलन क्या है, तो यह एक ऐसा बौद्धिस्ट धार्मिक आंदोलन था जो 1939 में शुरू हुआ था, यानी कि बौद्धिस्ट आंदोलन था, धार्मिक आंदोलन के रूप में था। इसे ऑब्जेक्टिव में पूछा है कि हुआ आंदोलन किस प्रवृत्ति की थी, तो आपको याद रखना है धार्मिक क्रांतिकारी, या कहीं कहीं देता है क्रांतिकारी धार्मिक, तो दोनों आपको ले लेना है ऑप्शन। और जिसका नेता जो है हुइन फू सो थे, क्या नाम था, हुइन फू सो। हुआ आंदोलन के नेता कौन थे, हुइन फू सो, एक बार याद रखिए। क्रांतिकारी उग्रवादी घटनाओं को अंजाम दिया, और जिसमें जो है आत्मदाह तक भी शामिल था, यानी आत्मदाह तक भी लोग कर लेते थे। और ये वियतनामी एक व्यवस्थाओं का ही देन था जिसके माध्यम से ऐसी स्थिति देखने को मिलती। तो आप देखें कि किस प्रकार से अमेरिका भी वर्चस्व स्थापित करता है हिंद चीन, और एक हिंद चीन जो छोटा एक सामूहिक कंट्री के रूप में था, क्या स्थिति अब उस पर बीतती होगी आप तो खुद ही देख रहे हैं। अब यहाँ हम लोग लाओस में गृह युद्ध का तात्पर्य जानेंगे। तो देखिए लाओस में गृह युद्ध की अगर हम बात करें तो लाओस में क्या हुआ था कि कुछ ऐसी स्थितियां बनी थी जहां पर गृह युद्ध का माहौल देखा गया था। गृह युद्ध के बारे में आप पहले से भली भांति जानते हैं कि यानी किसी भी राष्ट्र के अंतर्गत जब 2 या 3 गुटों में आपस में जब मतभेद होता है और उसके बीच जो है लड़ाइयां उत्पन्न होती है, तो वह प्रवृत्ति गृह युद्ध से संबंधित जो है। अब यहाँ देखिए क्या होता है कि जेनेवा समझौता के बाद लाओस में राजतंत्र के स्थान पर संसदीय प्रणाली अपनाई गई है। यानी कि जब जेनेवा समझौता 1954 में हुआ तो अभी हम लोग पढ़े कि 2 भागों में बट गया था। कौन कौन, तो वियतनाम को 2 भागों में, एक तो साम्यवादी ऊपर में और नीचे जो है पूंजीवादी अमेरिका खुद स्थापित किया था। तो वैसे क्या हुआ था कि अगर हम लाओस की बात करें तो राजतंत्र जो राजा का शासन था उसके स्थान पर साम्यवादी प्रणाली अपनाई गई थी। और इसके साथ लाओस में 3 सौतेले भाई की राजनीतिक पकड़ भी बनाए हुए थे। तो राजनीतिक पकड़ क्या था इसके बारे में हम जानेंगे। यानी 3 भाइयों की यहाँ पर कहानी है जिसने अपनी राजनीतिक पकड़ को बढ़ावा दिया, और यहीं से प्रश्न जो है सीधे पूछ लिए जाते हैं।
तो देखिए हम तीनों के बारे में जानते हैं। पहला जो भाई थे सौतेले भाई में सुवन फुमा नाम था। यह तटस्थवादी था। तटस्थवादी मतलब कार्यों के प्रति काफी चेतनापूर्वक था और काफी बेहतर ढंग से काम करता था। दूसरा की बात करें तो सुफन बोंग था। इसे हम लोग पाथेट लाओ के नाम से भी जानते हैं। तो ये कई बार प्रश्न जो है ऐसे पूछ लिए जाते हैं कि पाथेट लाओ कौन थे, तो आपको याद रखना है सुफन बोंग। ठीक है, तो ये चीजें आप याद रखिए। और तीसरा था फूमी नौशवान, यानी कि फूमी नौशवान जो थे वो दक्षिण पंथ का अनुसरण करते थे। दक्षिण पंथ का मतलब आपको पता है कि यानी दक्षिण पंथ का तात्पर्य यानी अमेरिका के अंतर्गत। तो ये उसके अंतर्गत जो है समर्थित है, यानी कि जो वियतनाम का दक्षिणी भाग था उसके लिए कहा जा रहा है। अब होता है क्या कि काफी संघर्ष होती है सत्ता को लेकर, यानी सत्ता के लिए ये कहते हैं हम रहेंगे, ये कहते हैं हम रहेंगे, ये कह रहे हैं कि हम रहेंगे। इसी बीच क्या होता है कि सत्ता के लिए लड़ाइयां होती हैं, कई तरह की स्थितियां बनती हैं। उधर अमेरिका भी चाहता था कि हमारा वर्चस्व स्थापित हो जाए, और इस प्रकार से क्या होता है कि 25 दिसंबर 1955 को एक सरकार बनाते हैं और वो आपके हैं सुवन फुमा। और इसके बाद भी कई स्थितियां देखने को मिलती हैं, संघर्ष की स्थिति, कई बार जो है इनको नीचे गिराने की भी बातें आती हैं। लेकिन अंततः होता है क्या कि बाद में चुनाव फिर होता है और उसमें प्रधानमंत्री का पद जो है इन्हें प्राप्त होता है लाओस में। फिर इसके साथ साथ जो सुफन बोंग थे, यानी सुवन फुमा तो आपको पता चला कि ये प्रधानमंत्री थे। जो सुफन बोंग थे वो आपको याद रखना है कि उप प्रधान मंत्री के पद पर जो है कार्य करते हैं, और ये उप प्रधानमंत्री के पद पर जो है ये कार्य करते हैं। लगातार इस प्रकार से स्थितियां जो है बनती हैं। फिर जाकर अंततः जो है यहाँ स्वतंत्रता की लहर आती है और फिर जो है लाओस के लोग एक चैन का नींद जो है लेते हैं। अब आते हैं दूसरे तरफ। एक तो लाओस हम लोग देख लिए, और नीचे में जो आप मैप में पहले दिन हम समझा चुके हैं कंबोडिया के बारे में। तो कंबोडियाई संकट क्या था, संकट के बारे में हम चर्चा करेंगे यहाँ पर, और कौन शासक थे, किस प्रकार की प्रवृत्तियां थी उसके बारे में। देखिए यहाँ पर 1954 में क्या हुआ कि स्वतंत्र राज्य कंबोडिया संवैधानिक राजतंत्र को स्वीकार कर राजकुमार नरोत्तम सिंहानू को शासक माना गया। यानी हम कह सकते हैं कि 1954 में, ध्यान रखिए मेन मुद्दा क्या है, जिनेवा समझौता। और जिनेवा समझौता के बाद क्या होता है कि स्वतंत्र राज्य की स्थापना होती है, और संवैधानिक रूप से क्या होता है कि नरोत्तम सिंहानू को, यानी नरोत्तम जो सिंहानू होते हैं वो शासक माना जाते हैं। संकट के बाद क्या होता है कि ये संकट यहां देख सकते हैं कि जैसे ही नरोत्तम सिंहानू को शासक बनाया जाता है तो अपने कार्यों को बेहतर ढंग से करते हैं। लेकिन कई बार देखा गया कि अमेरिका के बीच इनके साथ संघर्ष भी हुआ था और कई देशों के साथ भी देखा गया था। यहाँ अपनी तटस्थवादी विचारधाराओं को लेकर क्या करते हैं कि आगे भी कार्य करना चाहते हैं बेहतर। लेकिन संकट के बाद देखा गया कि लोन नोल को शासक बनाया गया, यानी कि शासक बनाया जाता है। और उस क्या करता है कि वो जो शासक बनकर आता है लोन नोल, वो उसने सरकार को क्या करता है कि अवैध घोषित कर देता है, एक तरह से इलीगल बोल देता है, कहता है कि वैध नहीं है, ये गलत चीजें हैं, उसको स्पष्टीकरण कर देते हैं। और राष्ट्रीय संसद को ये क्या करते हैं कि भंग कर देते हैं। ये गलत प्रवृत्ति, सोचिए क्या होती है। और इसका इफेक्ट ये पड़ता है कि काफी हद तक संकट की स्थिति काफी और व्यापक होती जा रही थी, और इस कारण से वहां स्वतंत्रता की स्थिति नहीं कायम हो रही थी। इसी बीच क्या हुआ कि कई देशों ने अपनी प्रभाव को दिखाते हुए या प्रभाव को बढ़ाते हुए जो है कई यहाँ पर कब्जा भी करने के लिए उतारू हो गए थे। यहाँ तक अमेरिका तो पहला स्थान पर था, जो कि यहाँ पर अमेरिका चाहता था कि हमारा वर्चस्व शामिल हो। इसी बीच क्या होता है कि एशियाई संकट को दूर करने के लिए, यानी जो एशियाई संकट था उसको दूर करने के लिए 16 मई 1970 को जकार्ता में एक सम्मेलन होता है। ये इंडोनेशिया की राजधानी जकार्ता है, वहां सम्मेलन बुलाया जाता है और इस मुद्दे पर बात होती है कंबोडियाई संकट को लेकर। काफी संघर्ष के बाद क्या होता है कि अंततः 9 अक्टूबर 1970 को, यानी 9 अक्टूबर 1970 को क्या होता है कि कंबोडिया को एक तरह से गणराज्य बना दिया जाता है। यानी गणराज्य का बनाने का मतलब यह हुआ कि एक तरह से शासन व्यवस्था का एक अंगीकृत रूप प्रदान करना, तो यह काम कर दिया जाता है। और कंबोडिया का नाम जो है बाद में चलकर इसका नाम रख दिया जाता है कंपूचिया। क्या रख दिया जाता है? कंपूचिया। तो ये प्रश्न देखिए ऑब्जेक्टिव में यहाँ से कई बार प्रश्न पूछेगा है, तो आपको याद रखना है। तो ये प्रवृत्ति हम लोग देख लिए। अब यहाँ आपसे बात करेंगे हम वियतनामी गृह युद्ध और अमेरिका। अब देखिए शुरू में तो हम लोग पढ़े थे फ्रांस, फिर जापान, कुछ दिन जर्मनी, फिर इसके बाद जो है हम लोग देखे कि अमेरिका का मतलब वर्चस्व होता है। अमेरिका जब आता है तो बहुत सारे प्रवृत्ति को बदलाव करता है।
लेकिन उससे पहले हम बात करेंगे वियतनामी गृह युद्ध। देखिए होता है क्या कि वियतनाम में भी जो शासन पद था, सत्ता था, उसके लिए मुद्दा लेकर कई बार युद्ध की स्थिति देखी गई थी। आपको बता दें कि जो साम्यवादी समर्थक लोग थे वो चाहते थे कि हमारा पूरा जो है वियतनाम में शासन स्थापित हो, और जबकि अमेरिका चाहता था कि खुद जो है मेरा शासन स्थापित हो पूरे क्षेत्रों में। इसी बीच क्या होता है कि कई संघर्षों के बीच जो है गृह युद्ध की स्थिति उत्पन्न होती है, और गृह युद्ध की स्थिति को जो देखते हुए कई और भी स्थितियां सामने उत्पन्न होती हैं, उसके बारे में हम चर्चा करते हैं। अमेरिका जो है वो क्या करता है, आप देख सकते हैं यहां पर कि साम्यवाद, जो साम्यवाद है, साम्यवाद के डर से, जो साम्यवाद की प्रवृत्ति बढ़ी थी उसके डर से क्या करता है कि शांति को खतरा नामक एक तरह से पत्र जारी करता है, और इसको एक तरह से रोकने का प्रयास करता है। जैसे अगर उग्र हो रहे थे जो साम्यवादी यानी कि उत्तरी वियतनाम के लोग, तो उनको रोकने का प्रयास कर रहे थे। और इसके लिए क्या करता है अमेरिका, बहुत सारे खतरनाक खतरनाक जो है बमों का भी प्रयोग करता है। आपको बता दें कि एक बम था, उसमें रासायनिक हथियार था जिसका नाम था नापाम। नापाम के बारे में आपको बता दें कि नापाम एक तरह से ऑर्गेनिक कंपाउंड था, जो कि अग्नि बमों में गैसोलीन के साथ मिलकर ये रिएक्शन करता था और वहां पर जो है अपना एक तरह से इफेक्ट डालता था। आपको बता दें कि अगर इसको किसी भी पेड़ के पत्तों पर डाल दिया जाए तो इसकी पत्तियां जो है झुलस जाती थी, और साथ से चमड़ा पर भी डाला जाए तो उस पर भी जो है इसकी स्थिति देखने को मिलती थी झुलसते हुए। यहां आपको बता दें कि इसके साथ एक एजेंट ऑरेंज भी था, जो कि अभी एक तरह से जहर था। इसका भी एक तरह से खेतों में और साथ साथ आबादी पर जो है इसका प्रयोग काफी मात्रा में किया गया था। आपको बता दें कि ऑरेंज की पेटियों में इसको रखा जाता था, इसी वजह से जो है इसको एजेंट ऑरेंज के नाम से जाना जाता था। एजेंट ऑरेंज के नाम से जाना जाता था, ये चीज आपको याद रखना है। तो यहां से 2 बमों का प्रयोग करता है और पूरे जो है वियतनाम में अपना प्रभाव डाल देता है, और कई लोगों की जान जो है इसी तरह ले लेता है। काफी लाखों की संख्या में जो है ऐसी स्थिति देखने को मिलती है। अब यहां देख सकते हैं कि हो ची मिन मार्ग क्या है, यहां से भी प्रश्न कई बार आया है। जो वियतनाम के समर्थित लोग थे, जो हो ची मिन था, वो खुद जो है अपने नाम से एक राजमार्ग की स्थापना किया था और राजमार्ग बनाया था, उसके अंतर्गत भी देखा गया था। तो हो ची मिन क्या है, इसके बारे में, मार्ग क्या है उसके बारे में देख लेते हैं। हनोई से चलकर लाओस, कंबोडिया और दक्षिण वियतनाम तक जाने वाला एक मार्ग था, और ये टेढ़ा मेढ़ा था। आपको बता दें कि भूल भुलैया के रूप में भी था। और क्या होता था कि इसलिए बनाया गया था, हो ची मिन इसलिए बनवाए थे ताकि कोई भी आक्रमण करे इस क्षेत्रों पर तो खुद इस रास्ते में भूल जाए, तब तक हमारे सैनिक जो है पकड़ लेंगे और उसके बाद जो है हमारा वर्चस्व स्थापित हो जाएगा। इसके लिए किया गया था। लेकिन आपको हम बता दें कि इस मार्ग पर भी कई बार बमबारी किया गया था, लेकिन खुद जो है जैसे ही बमबारी किया जाता था तुरंत उसको मरम्मत करके ठीक भी कर दिया जाता था। किसके समर्थक के द्वारा, जो साम्यवादी लोग थे उनके द्वारा। अब यहाँ हम बात करने वाले हैं माइली गांव की घटना के बारे में। अब देखिए माइली गांव की घटना क्या है। होता है क्या कि अमेरिका के सैनिकों के द्वारा दक्षिण वियतनाम के क्षेत्रों में एक छोटे से गांव में क्या किया जाता है, माइली गांव है। और माइली गांव में क्या किया जाता है कि गांव के सभी लोगों को घेर लिया जाता है, और घेरने के फलस्वरूप क्या होता है, वहां के पुरुष, स्त्री और साथ साथ जो बच्चे हैं उनके साथ क्या किया जाता है कि उनको मार दिया जाता है। खासतौर पर जो स्त्री और बच्चे हैं उनके साथ गलत व्यवहार किया जाता है, और एक तरह से क्या होता है कि वहां ऐसी प्रवृत्तियां उत्पन्न होती हैं कि इसको अंजाम देने के बाद वो लोग खुद आग लगाकर जला भी देते हैं। और आपको बता दें कि इस बीच क्या होता है कि एक उसी में से बूढ़ा व्यक्ति बच जाता है, जो कि इस घटना को उजागर करने का काम करता है और इस घटना को काफी अग्रिम रूप देने का प्रयास करता है। और इसी बीच क्या होता है कि इस घटना को वैश्विक स्तर पर प्रचार किया जाता है, और अमेरिका की चारों तरफ जो है निंदा होती है। कई जगह तो ये भी स्थिति होती है कि इसका प्रभाव काफी व्यापक पड़ता है। कई लोग ऐसे देश थे जो पहले ही बोल चुके थे कि हमें व्यापार नहीं करना है इसके साथ, या जो वाणिज्यिक संबंध रखना है ये भी छोड़ दिया गया था। तो ये माइली गांव की घटनाओं ने इतना प्रभावित किया, इतना प्रभाव डाला कि आपको बता दें कि इस घटना के बाद अमेरिका के राष्ट्रपति जो निक्सन थे, वो एक तरह से 5 ऐसे नियम जारी करते हैं जो काफी मतलब एक तरह से हम बोल सकते हैं कि लोगों के बीच एक अलग प्रवृत्ति शामिल करती है। यानी हम कह सकते हैं कि वो खुद अपने प्रभुत्व को स्थापित करने के लिए अपना यह प्रक्रिया को अपनाते हैं। तो इस प्रकार से हम कह सकते हैं कि लोग वियतनाम में भी ऐसे कार्यों को अपना अंजाम देते हैं, लेकिन तभी भी इन तीनों राष्ट्र जो है स्वतंत्र होते हैं। तो ये पूरा एक होल हम लोग पैकेज देखे जहां से आसानी से जो है ये पूरे कहानी को समझ लिए। अब इसके बाद अगर आपको इसका ऑब्जेक्टिव्स क्वेश्चन चाहिए तो आप कमेंट बॉक्स में जरूर बताइए कि हमें ऑब्जेक्टिव्स की जरूरत है। तो उसके बाद ऑब्जेक्टिव साथ साथ लघु और दीर्घ की भी
व्यवस्था की जाएगी और उसका हम पीडीएफ कोशिश करेंगे कि बहुत जल्द जो है प्रदान करें। तो चलिए मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।